Our next topic is shares. Shares. As I described in my previous video, what is share? Share is a part of capital. When we divided our share capital into small fractions or small parts, that is a one part of a capital is called shares. कंपनी की कुल पूंजी जो कि छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है और प्रत्येक इकाई जिसमें कंपनी की पूंजी विभक्त होती है उसे अंश या शेयर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सबसेक्शन इज 2 एंड सबसेक्शन इज 84। अंश का आशय एक कंपनी की अंश पूंजी में अंश से है जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है। दैट मीन्स शेयर्स इंक्लूड स्टॉक ऑल्सो। देयर आर, नाउ वी डिस्कस अबाउट शेयर्स and now we should know about the types of shares. Shares are two types, equity share and preference shares. Okay, then first we should know about each of equity और preference. एक्चुअल में जो आपका हम प्रेफरेंस शेयर्स को लेके चलते हैं पहले, there are 9 types of preference shares. फर्स्ट इज जर्नली जो हम प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग डिस्क्राइब करते हैं वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43, अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर्स को अधिमान अंश कहते हैं, ऐसे अंश से हैं जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और तथा कंपनी के समापन पर ऐसे अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का भी प्रथम अधिकार होता है। ठीक है, 2 कंडीशंस दे रखी हैं। देखिए, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स की नाम से पता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, कि उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जब कंपनी का समापन होगा तो उन्हें ही अपनी पूंजी पहले वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा। और प्रेफरेंस शेयर आगे क्वेश्चन से बताएंगे। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स होता है तो इनके आगे कुछ परसेंटेज लिखी होती है, यानी कि जो परसेंटेज दे रखी है उनको उसी परसेंटेज के रेट से डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। आपको भी बताया देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट इज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी अधिमान अंश। सेकेंड इज नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, असंचयी अधिमान अंश। थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अवशिष्ट भागी अधिमान अंश। फोर्थ इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अनावश्यक भागी अधिमान अंश। फिफ्थ इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि शोध्य अधिमान अंश। सिक्स्थ है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अशोध्य अधिमान अंश। सेवेंथ इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि परिवर्तनीय अधिमान अंश। 7th है आपका। 8th है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, अपरिवर्तनीय अधिमान अंश। और 9th है आपका कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो अबाउट द प्रेफरेंस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और उसके बाद आता है आपका इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, आपके इक्विटी शेयर्स वे शेयर्स हैं, यानी कि दैट काइंड ऑफ शेयर्स जो कि एक्चुअल में प्रेफरेंस नहीं है। इट मीन्स द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, इट मीन्स दे आर इक्विटी शेयर, यानी कि जो बच चुके हैं आपके प्रेफरेंस शेयर नहीं है, बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो आपके इक्विटी शेयर्स हैं। और ऐसे शेयरों के धारकों को उसी समय लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है, उसी टाइम वो डिविडेंड रिसीव करेंगे जब एक पर्टिकुलर या निश्चित लाभांश, जब कोई प्रॉफिट होगा कंपनी को, जब
और सेकेंड कंडीशन है कि जब अधिमान अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश का भुगतान कर दिया जाएगा, यानी आफ्टर गिविंग द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे हैव राइट टू गेट डिविडेंड। उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। पर ऐसी कंडीशन बहुत ही कम केसेस में होती हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए के बाद में, टैक्स पे करने के बाद में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को देने के बाद में उनके पास कुछ बचता होगा, ठीक है। वो बहुत रेयर कंडीशंस हैं, पर जनरली ये मान के चलिए कि इनको बहुत ही कम केसेस में डिविडेंड रिसीव होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, जब कंपनी का समापन होगा तो ऐसी दशा में भी अंश पूंजी जो आपके शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनको भी अपनी पूंजी प्राप्त करने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। यानी कि अगर कंपनी का समापन भी होगा तो उसके बावजूद दे हैव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू गेट देयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे बाद में अपनी जो पूंजी लगाई गई थी वो वापस मिलेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने शेयर्स में स्टॉक शब्द का भी इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, स्टॉक के बारे में बताया था, तो जनरली क्या है, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पहले ऐसा होता था, ठीक है ना। अब वो आपका जो कंपनीज एक्ट है वो चेंज भी हो चुका है, पर उससे पहले की कंडीशन है कि कंपनी अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व कंपनी को अंशों के स्थान पर, इन द प्लेस ऑफ शेयर्स, उनको स्टॉक का निर्गमन किया जाता था। स्टॉक मिलते थे, मतलब उनको अंश नहीं दिए जाते थे, स्टॉक दिए जाते थे। और स्टॉक एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसका कोई निश्चित मूल्य भी नहीं होता, बल्कि ये पूंजी का एक निश्चित भाग होता है, एक पर्टिकुलर सेट पार्ट ऑफ अ कैपिटल। स्टॉक की कोई संख्या भी नहीं होती, नंबर्स भी नहीं होते, जैसे हम शेयर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं दैट यू हैव 500 शेयर्स एंड सो ऑन, बट यू कांट काउंट स्टॉक। आप उसको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हो, बल्कि क्या है, ये पूंजी का ही निश्चित भाग होता है। और इसलिए एक स्टॉकिस्ट या स्टॉकधारी किसी भी मूल्य पर स्टॉक को बेच सकता है और किसी मूल्य पर भी स्टॉक को खरीद सकता है। पर अब रीसेंट ट्रेंड में ये जो आपका स्टॉक वाला फिनोमेना है वो अब प्रचलन में नहीं है, अब्सोल्यूट हो चुका है। अब तो क्या किया जाता है, केवल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही कंपनी अपने फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में परिवर्तन कर सकती है, पर वो पब्लिक को इशू नहीं करेगी शेयर्स को, ठीक है। यानी कि आप जब कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा तब कंपनी ही अपने शेयर्स को स्टॉक में बदल सकती है, पर वो पब्लिक के लिए इशू नहीं करेगी स्टॉक्स को, ठीक है। तो ये तो रही आपकी स्टॉक की बात। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, किसी भी नई कंपनी के लिए शेयर्स को इशू करने का किसी भी कंपनी के लिए प्रोसीजर सेम ही रहता है सभी कंपनीज में। फर्स्ट क्या है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा जिसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी। फिर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। शेयर्स इशू करने के टाइम पे हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, जितने का हमने शेयर्स निकाला है, जिसका रेट हमने डिसाइड किया है, उस रेट पर हमको एप्लीकेशन रिसीव हो जाएंगी। फिर जितनी हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, फिर उसके बाद हम अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि हम अपनी कंपनी में कितने अंश पूंजी चाहते हैं, उस अंश पूंजी के आधार पर ही, उस पूंजी के आधार पर ही हम शेयर्स को अलॉट करेंगे। और रिसीप्ट ऑफ कॉल मनी। अब या तो आप लमसम पेमेंट कर सकते हो या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। तो आपकी जो मनी है वो क्या कर जाएगी, कॉल्स में डिवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।